दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो पेज वाइज हो, चाहे आपके आंकिक हो या फिर अभ्यास में दिए गए प्रश्न हो। आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th रसायन विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था से जुड़े हुए जितने भी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 4 के दिए गए ये प्रश्न हैं। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं अत्यधिक निविड़ संकुलित होते हैं, अर्थात क्लोज पैक्ड होते हैं। इनमें कोई स्थानांतरित गति नहीं होती तथा ये केवल अपने माध्य स्थिति के चारों ओर ही कंपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं अपनी स्थिति पर नियत होते हैं तथा वे गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ठोसों की संरचना में बताया था कि जो ठोस के अवयवी कण होते हैं उनका स्थान निश्चित होता है और वे अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, वो वहाँ से गति नहीं कर पाते और सिर्फ अपने स्थान पर वो कंपन कर सकते हैं, इसलिए ठोसों का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। पॉलीयूरेथीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेसा कांच, तांबा। तो इनको आपको वर्गीकृत करना है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आएंगे पॉलीयूरेथीन, फ्लान, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको पीवीसी बोलते हैं शॉर्ट में, रेसा कांच। वही बात करें इनमें क्रिस्टलीय ठोस की तो नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट, तांबा ऊपर दिए गए क्रिस्टलीय ठोस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो ये क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये जानते हैं कि कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कांच होते हैं ये ठोस होते हुए द्रवों के गुण प्रदर्शित करते हैं और ये द्रवों के समान इनमें बहने की प्रॉपर्टी होती है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया था कि जो पुरानी इमारतों में खिड़कियों में लगे हुए कांच होते हैं तो आप देखेंगे कि तली में, मतलब जहाँ पर वो फ्रेम किए हुए हैं, तो तली में उनकी जो मोटाई होती है कुछ बढ़ जाती है। ऐसा केवल तभी संभव है जब अत्यधिक मंद गति से द्रव का समान रूप से प्रवाह होता है। तो होता क्या है कि जो कांच होते हैं वो धीरे धीरे द्रव की भांति नीचे की ओर बहते हैं, तो जिसके कारण वो तली में जाकर इकट्ठा होने लगते हैं। तो इस कारण जो कांच का नीचे का तल होता है वो मोटा हो जाता है। तो ये ठोस होते हुए भी द्रव के समान गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए कांच को अति शीतित द्रव माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो जब मैं आपको क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच अंतर पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें समदेशिक प्रकृति आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर है चूँकि ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान है अतः ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं, अतः यह अक्रिस्टलीय ठोस हैं और यह स्वच्छ विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। जिन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के लिए वीडियो बना रखा है उस वीडियो को देखें तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 7 पे पूछे गए प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है उपस्थित अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। पोटेशियम सल्फेट, टीन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, जल, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपका राइट ऑप्शन है जो पोटेशियम सल्फेट है वो आयनिक ठोस है, टीन धात्विक ठोस है, बेंजीन आणविक ठोस का अध्रुवीय रूप है, यूरिया भी आणविक ठोस है परंतु ये ध्रुवीय रूप है, अमोनिया भी आणविक ठोस है परंतु इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसी तरह जल, यह भी एक आणविक ठोस है परंतु इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बात करते हैं जिंक सल्फाइड की, तो यह एक आयनिक ठोस है, ग्रेफाइट सहसंयोजक है, रुबिडियम धात्विक ठोस है, आर्गन आणविक ठोस का अध्रुवीय रूप है और सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजी या नेटवर्क
टाइप का ठोस है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च दाब पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है। तो ये जो गुण बताया गया है उसके हिसाब से यह एक सहसंयोजी अथवा इसको हम कह सकते हैं नेटवर्क ठोस है। जैसे हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में SiC। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है, गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत चालन करते हैं, जबकि जब वह ठोस अवस्था में होते हैं तो इनमें आयन मुक्त नहीं होता, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो भी आयनिक ठोस होते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इनमें से आयन वियोजित होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन वियोजित होते हैं, तो आयन के मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन होता है। परंतु जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इनमें आयन गति नहीं करते अर्थात आयन मुक्त नहीं होते, जिसके कारण इनमें ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता। तो यही कारण है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। तो राइट ऑप्शन है धात्विक ठोस, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें करंट भी होता है, मतलब विद्युत का चालन करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है धात्विक ठोस की कि जब इन्हें पीटा जाता है तो पीटने पर ये फैलते हैं और इनके इस गुण को हम बोलते हैं आघातवर्धनी, तो ये आघातवर्धनी होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब इन्हें खींचा जाता है तो इनमें तन्ने की क्षमता होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं तन्य। तो आइए चलते हैं आपके NCERT बुक के पेज नंबर 14 पे पूछे गए प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जालक बिंद से आप क्या समझते हैं। तो आपको जब मैंने क्रिस्टल लैटिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक जालक बिंदु ठोस के एक अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं। अवयवी कण आपके परमाणु, अणु या फिर आयन हो सकते हैं। तो किसी विशेष क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए जालक बिंदु उत्तरदायी होता है। बस आप सिंपली ये जानिए कि जब भी हम किसी जालक को प्रदर्शित करते हैं तो उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो छोटे बिंदु के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं जालक बिंदु, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटर के नाम बताइए। तो आपको याद होगा कि जब मैंने एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था इनको प्रदर्शित करने के लिए 6 पैरामीटर हैं। आइए जानते हैं वो 6 पैरामीटर कौन से हैं। पहला है, एकक कोष्ठिका में जो कोर की विमाएँ होती हैं ABC परस्पर लंबवत हो सकती हैं अथवा नहीं। दूसरा है, कोरों के मध्य बनने वाला कोण, तो ये जो कोण बनता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। तो ये 6 पैरामीटर हैं जिनका यूज़ हम करते हैं एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। तो पहला है षटकोणीय एवं एकनताक्ष एकक कोष्ठिका और दूसरा है फलक केंद्रित तथा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो वैसे तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है बट आपको मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम षटकोणीय एवं एकनताक्ष एकक कोष्ठिका में अंतर की ओर। तो जो षटकोणीय होते हैं उनमें A और B बराबर होते हैं बट C बराबर नहीं होता और इसलिए इनके जो अल्फा और बीटा के एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, जबकि जो गामा एंगल है वो होता है 120 डिग्री। वही बात करें हम एकनताक्ष एकक कोष्ठिका की, इनमें A, B, C तीनों बराबर नहीं होते, परंतु बात करें हम इनके बीच पाए जाने वाले एंगल की तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों में 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं FCC तथा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में अंतर की ओर। तो FCC में सभी अवयवी कण 8 कोनों पर तथा 6 फलकों पर उपस्थित होते हैं, जबकि अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं 8 कोनों पर तथा 2 विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। तो ये डिफरेंस है आपके FCC में और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनी एकक कोष्ठिका के, पहला है कोने और दूसरा है अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था घनी एकक कोष्ठिका में तो मैंने बताया था कि घनी एकक कोष्ठिका में जो परमाणु होते हैं अर्थात जो अवयवी कण होते हैं वो 8 कोनों पर पाए जाते हैं।
और इसके अलावा इनका जो योगदान होता है एक परमाणु का 1/8 होता है। तो पहले का आंसर है कोने पर उपस्थित परमाणु 8 एकक कोष्ठिका से सहविभाजित होते हैं, अतः एकक कोष्ठिका के लिए इसका योगदान 1/8 होता है। वहीं दूसरी ओर पूछा हुआ है कि अंतः केंद्रित उपस्थित परमाणुओं की सहभाजिता कितनी होती है। तो हम लोगों ने बीसीसी पढ़ा था, बीसीसी में जो परमाणु अंदर की ओर होता है तो वो किसी अन्य एकक कोष्ठिका से सहविभाजित मतलब कि शेयर नहीं करता है। तो उसके अंदर जब परमाणु है तो वो किसी और से तो शेयर कर नहीं सकता। अतः यहाँ पे जो आंसर है कि अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु किसी भी अन्य एकक कोष्ठिका से सहविभाजित नहीं होते, जबकि जो कोनों पे उपस्थित परमाणु होते हैं वो किसी दूसरे एकक कोष्ठिका से सहविभाजित होते हैं। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 23 पर पूछे गए प्रश्न की ओर। तो आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 23 पर दिए गए ये प्रश्न हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अणु की वर्ग निविट संकुलित परत में द्विविम उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो मैंने आपको 2D पैकिंग बताया था और उसमें मैंने बताया था कि जो पैकिंग होती है तो उसमें जो परमाणु होता है सेंटर वाला वो अपने से 4 अन्य परमाणुओं को स्पर्श करता है। तो ये 4 अन्य परमाणु से स्पर्श करता है तो इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वो क्या होगी, 4 होगी। क्योंकि मैंने बताया था कि जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो दर्शाता है कि कोई परमाणु अपने पड़ोसी के साथ मतलब कि अपने आसपास कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो द्विविम निविड संकुलित परत में परमाणु सन्निकट परमाणुओं को स्पर्श करता है, अतः इसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक यौगिक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी होगी तथा उनमें कितनी रिक्तियां चतुष्फली होंगी। तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि एक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना है मतलब हेक्सागोनल पैकिंग है, इसमें जो रिक्त स्थान है वो है 0.5 मोल। तो इनमें कितनी रिक्तियाँ पूछा हुआ है कि चतुष्फली होंगी। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अगर मोलों में अगर कोई दिया हो परमाणुओं की संख्या निकालना हो तो एवोगैड्रो की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम यौगिक के 0.5 मोल के परमाणुओं की जो संख्या है उसको 0.622 इंटू 10⁻23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। अब बात करें अष्टफली में रिक्तियों की संख्या की, तो यह संकुलन में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो हमने देखा कि संकुलन में परमाणुओं की संख्या आई थी अष्टफली में 3.011 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। वहीं बात करें हम चतुष्फली रिक्तियों की संख्या की, तो इसका फार्मूला होता है 2 गुणे संकुलन में परमाणुओं की संख्या। तो ऊपर हम लोग का संकुलन में परमाणुओं की संख्या आया ही है 3.011 इंटू 10⁻23। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो रिक्तियों की कुल संख्या अगर हम देखें यानी कि अष्टफली और चतुष्फली रिक्तियों को मिलाकर अगर हम रिक्तियों की कुल संख्या देखें तो हम क्या करेंगे 3.011 और 6.022 इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद तो रिक्तियों की कुल जो संख्या आएगी वो आएगी 9.033 इंटू 10⁻23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक यौगिक 2 तत्वों M तथा N से बना है। तत्व N CCP संरचना बनाता है और M परमाणु चतुष्फली रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। तो आपको यौगिक का सूत्र बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक यौगिक है 2 तत्व M और N से बना है तथा N जो है CCP संरचना बनाता है। तो माना कि CCP में N परमाणु है, ठीक है, स्मॉल n मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ N परमाणु की बताना है। तो चतुष्फली में रिक्तियों की संख्या कितनी होती है 2n, अभी मैंने ऊपर बताया था। चूँकि M परमाणु चतुष्फली रिक्तियों का 1/3 भाग रहता है अतः M परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी 2n/3। मतलब 2n में अगर हम 1/3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n/3। तो M और N का अनुपात हम ले लें तो M और N का अनुपात क्या हो जाएगा, M के परमाणुओं की संख्या के लिए हम लोगों ने देखा था 2n/n था, यानी कि M का 2 भाग और N का 3 भाग। तो अगर इनको अनुपात में लें हम M और N का अनुपात तो 2:3 आएगा। तो इसलिए इनका जो सूत्र होगा M2N3 होगा। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा।
आपका जो आंसर होगा M2N3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा था पैकिंग, मैंने बताया था संकुलन क्षमता आपको, संकुलन क्षमता अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी। तो जब मैंने पैकिंग एफिशिएंसी बताया था तो मैंने बताया था जो सबसे अधिक पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो FCC का होता है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। उससे कम होता है अंतः केंद्रित घनी की, उसका होता है 68%। और सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी होती है सरल घनी एकक कोष्ठिका की, इसकी होती है 52.4%। तो कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने कैसे इसको निकाला था, ये सभी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता रखी है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो पैकिंग एफिशिएंसी पाई जाती है षटकोणीय निविष्ट संकुलन अर्थात FCC की होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² kg पर मोल है। यह 405 pm लंबाई की भुजा वाली एक घनी एकक कोष्ठिका का बनता है। उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। तो घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने फार्मूला बताया था आपको घनत्व के लिए, घनत्व बराबर होता है Z × M/AQ × NA। तो यहाँ पे जो Z है परमाणुओं की संख्या है, M क्या है मोलर द्रव्यमान है, और A क्या है कोरों की लंबाई है, और NA है एवोगैड्रो संख्या। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, परमाणु की संख्या निकालना है, तो Z बराबर हमारा कुछ इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। तो आइए सभी वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 2.7 × 10⁻² kg पर मोल। कोर की लंबाई दिया है 405 pm मतलब पिकोमीटर में। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 का गुणा करेंगे, और जब इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू 4.05 × 10⁻10 मीटर। उसके बाद घनत्व भी दिया हुआ है, घनत्व दिया है 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो आपको एवोगैड्रो संख्या पता ही होगा 6.022 × 10⁻23 पर मोल। तो सभी वैल्यू हमको पता हो गए, तो हम वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो जो परमाणुओं की संख्या आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 3.99। तो हम इसको लगभग 4 मान लेंगे। तो चूँकि प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु हैं, क्योंकि वैल्यू हमारा 4 आया है, अतः यह एक घनी एकक कोष्ठिका यानी कि फलक केंद्रित घनी निविड़ संकुलित होगा। क्योंकि 4 परमाणु किस में होते हैं, FCC में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा घनी एकक कोष्ठिका है वो कौन सा है, FCC है। तो दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें कि हम बचे हुए और भी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जितने भी आपके NCERT बुक में क्वेश्चन हैं मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।